एक बात अब अच्छी तरह से सुन ले। इतने सालों तक बारात जब आती थी तो घोड़ी होती थी और उस घोड़ी के ऊपर दूल्हा कोई और बैठकर आता था और हमारा काम उस घोड़ी के सामने नाचने का हुआ करता था। अब हम इनको ये पैगाम दे रहे हैं, अब शादी होगी, घोड़ी भी आएगी और दूल्हे हम ही बनने वाले हैं। हम ही अब दूल्हे बनेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त आया है कि अब तुम्हें नचाएंगे, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नचाएंगे। डट के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये मुल्क जितना हर जाति धर्म और मजहब के लोगों का है, उतना ही इस मुल्क के ऊपर इख्तियार मुसलमानों का है। इसीलिए मैं शराफत से नहीं, जो भाषा उनको समझ में आती है वो भाषा में जब बोलता हूं तो बड़े तिलमिला जाते हैं। आओ मीडिया वाले भी बहुत सारे आए हुए हैं, करो रिकॉर्ड। इंतजार में रहते हैं हम कौन सा भड़काऊ भाषण करने वाले हैं। तो आप सुनो, ये पैगाम इस मुल्क के अंदर जिसकी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी साहब, कोचा धामन की आवाम की तरफ से, मेरी इन माओं बहनों और बुजुर्गों की तरफ से आपको मोदी जी एक पैगाम दे रहा हूं। जरा अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले कि अगर स्टेज के ऊपर राहुल गांधी बैठेगा, अगर स्टेज के ऊपर तेजस्वी यादव बैठेगा, शरद पवार बैठेगा, मुलायम सिंह बैठेगा, तो एक कुर्सी और रहेगी। उस कुर्सी के ऊपर मेरा भाई, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी बैठेगा। आपको हैरानी होगी ये सुनकर, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए। कितने ऐसे राज्य हैं जहां से एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आता है, एक भी। इसलिए नहीं आता है कि कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती है। महाराष्ट्र एक भी नहीं, मध्य प्रदेश एक भी नहीं, गुजरात एक भी नहीं, राजस्थान एक भी नहीं। सवाल यह पैदा होता है मेरे भाई, क्या इतनी बड़ी हमारी आबादी, इतनी बड़ी हमारी कौम, और हम सिर्फ आज एक रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। लेकिन एक बात अब अच्छी तरह से सुन ले। इतने सालों तक बारात जब आती थी तो घोड़ी होती थी और उस घोड़ी के ऊपर दूल्हा कोई और बैठकर आता था और हमारा काम उस घोड़ी के सामने नाचने का हुआ करता था। अब हम इनको ये पैगाम दे रहे हैं, अब शादी होगी, घोड़ी भी आएगी और दूल्हे हम ही बनने वाले हैं। हम ही अब दूल्हे बनेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त आया है कि अब तुम्हें नचाएंगे, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नचाएंगे। वैसे भी आपके नेता का डांस देखा हूं मैंने, अभी बहुत अच्छा डांस कर रहा था, नाच। इलेक्शन के बाद तुझे समझ में आएगा, वो तमाम सियासी पार्टियों को समझ में आएगा जो इकट्ठा हो गए हैं, जो इकट्ठा होकर ये मंसूबा बना रहे हैं कि हम में से कोई भी जीते, कोई भी हारे चलेगा, लेकिन मजलिस में जीतना नहीं चाहिए, ओवैसी ने बिहार के अंदर जीतना नहीं चाहिए। ये तमाम सियासी पार्टियों की साजिशें हैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इनकी साजिश का शिकार मैं भी हुआ हूं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद का एकलौता एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये जिंदगी भर एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 2019 से 2024
कि लोकसभा के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठा था उसमें। मैं जब गया था बड़ी तकलीफ हो रही थी भाजपाइयों को। तकलीफ इस बात की हो रही थी कि बोल रहे थे कि ये 6.5 फीट का शेरवानी दाढ़ी टोपी वाला शख्स अकेले हमको उधेड़ देता है, और अब ये दूसरा आया है तो ये भी कुछ कम नहीं बोलता है। डट के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये मुल्क जितना हर जाति धर्म और मजहब के लोगों का है, उतना ही इस मुल्क के ऊपर इख्तियार मुसलमानों का है। इसीलिए मैं शराफत से नहीं, जो भाषा उनको समझ में आती है वो भाषा में जब बोलता हूं तो बड़े तिलमिला जाते हैं। आओ मीडिया वाले भी बहुत सारे आए हुए हैं, करो रिकॉर्ड। इंतजार में रहते हैं हम कौन सा भड़काऊ भाषण करने वाले हैं। तो आप सुनो ये पैगाम इस मुल्क के अंदर जिसकी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी साहब कोचा धामन की आवाम की तरफ से, मेरी इन माओ बहनों और बुजुर्गों की तरफ से आपको मोदी जी एक पैगाम दे रहा हूं। जरा अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। ये बात की होती है, और अब वो ये समझेंगे ये रिकॉर्ड करने वाले तो रिकॉर्ड कर लिए, अब हमारे विरोधी है वो बोलेंगे कि इम्तियाज जलील ने बोला उसके बाप का नहीं है, उसके बाप की जागीर नहीं है। मैंने कहां बोला? मैंने तो आधा बोला, आधा ये लोगों ने बोले है करके। आधे आधे के अंदर न मेरे ऊपर कुछ होता ना तुम्हारे ऊपर कुछ होता। हमको भी समझ में आ गया है कि कहां पर कितना बोलना है, कैसा बोलना है करके सब समझ में आ गया है करके। मेरे भाई, न जाने इस जमीन से मुझे जाती तौर के ऊपर क्यों इतनी मोहब्बत है। पिछले बार 5 साल पहले असद साहब ने मुझे कोचा धामन की जिम्मेदारी दी थी। इस बार मुझे वो कहीं और भेजना चाह रहे थे। मैंने खुद ने असद साहब से ये कहा था कि असद भाई, कोचा धामन की इस जमीन से, इस सरजमीन से मुझे मोहब्बत है और मैं दीवानों की तरह इनसे मोहब्बत करता हूं। इसीलिए आप कोचा धामन की जिम्मेदारी मुझ पर दीजिए। हमारे सीनियर कायद सलीम बेग साहब, मंजूर खान साहब और बहुत बड़े टीम अलग अलग जगहों के ऊपर काम कर रही है। मेरे भाइयों, ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है जो कैसे बिहार पहुंच रहे हैं, मेहनत करके, दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले मैंने नौजवान लड़कों को महाराष्ट्र से, तेलंगाना से यहां पर आते हुए देखा है। क्यों आ रहे हैं वो? कोई लखपति करोड़पति नहीं है कि प्लेन में बैठ के आ गए यहां पर प्रचार कर रहे। उनकी एक तड़प है, उनकी एक जुस्तजू है, उनकी एक दीवानगी है कि हमारी भी क़यादत खड़ी होनी चाहिए। तमाम के तमाम, पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आज मजलिस के पीछे पड़े हुए हैं। मजलिस ने नहीं जीतना चाहिए, इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से नहीं जीतना चाहिए। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाराष्ट्र में हुकूमत इनकी, तीनों के तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर आए, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, सिर्फ इस इरादे से कि इम्तियाज जलील अगर हार गया तो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्हें क्या पता था कि हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी महाराष्ट्र आओ, हार किया। महाराष्ट्र आओ तो तुम्हें समझ आएगा कि हम हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलवा कैसा है। ये इसलिए है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ है मेरे भाइयों, बुजुर्गों की दुआएं हैं।
आपको याद होगा कि जब इस मुल्क के अंदर कैसे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीबों के, मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, कोई नहीं खड़े रहकर उस बुलडोजर के सामने खड़े रहने की हिम्मत कर रहा है। कोई ऐवान के अंदर, न असेंबली में, न पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारे लिए कोई बोलने के लिए तैयार है। वक्फ की पूरी जमीनें हुकूमत अपने पास हथियाना चाहती है। जो गरीब मुसलमानों की जमीनें हैं, हमारी इबादत गाहें, हमारी मस्जिदों की, हमारी दरगाहों की, हमारी खानकाहों की, ये जमीनें हुकूमत हथियाना चाहती है। हमने देखा है कि हुकूमत कैसे कैसे कानून ला रही है कि हमारी बच्ची अगर कॉलेज में जाएगी तो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम के ऊपर हमारी मजहबी शिनाख्त को कैसे छीना जाने वाला है कि अगर तुम मुसलमान है तो अपने घर में, अपने मस्जिद के अंदर टोपी पहनो, लेकिन बाहर जब सड़क पे निकलेंगे तो टोपी नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ये सब लाया जा रहा है मेरे भाई। और ऐसे हालात के अंदर कोई खड़े रहता है और हद ये हो जाती है कि इम्तियाज जलील को अगर गाली दे रहा है तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तब हमने यह अहद किया कि हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा सब कुछ जिसके ऊपर कुर्बान है, उनके खिलाफ अगर गुस्ताखी होगी तो गुस्ताखी करने वालों को हम क्या है ये दिखाना भी जरूरी था। तो हमने तय किया कि महाराष्ट्र से मुंबई की तरफ जाएंगे, हुकूमत को झिंझोड़ के रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब उस मंजर को आप अपने मोबाइल में, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी मेरे भाई। ये अल्लाह के तरफ की मदद थी कि हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियों में सवार नौजवान बुजुर्ग मुंबई की तरफ कूच करने लगे। गाड़ियों में इतना फासला कि एक गाड़ी भी अगर ब्रेक लगाती तो पीछे कम से कम 50 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की अगर मदद हो तो कैसे पूरे रास्ते भर गाड़ियों के ऊपर सवार नौजवान लड़के गाड़ियों पे लटके हुए, लेकिन क्या मजाल की किसी को खरोच भी आ जाए, क्या मजाल की एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए। मुझसे कहा गया कि आप ये रैली निकाल रहे हैं, आपको हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। सुबह निकलना हमें और रात में 1 बजे पुलिस की बड़ी टीम मेरे घर पे आती है और ये कहती है कि हुकूमत ने, सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपको घर के बाहर नहीं, ये रैली कैंसिल करनी पड़ेगी। हम किसी हालत के अंदर आपको रैली निकालने नहीं देंगे। मामला किसका था, बात किसकी थी? मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जानते हैं मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे ये कहा कि हुकूमत तुम्हारी है, ताकत तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, पर खुदा तो मेरा है ना। और मैंने उनको साफ शब्दों में कहा, तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत बताता हूं, रैली निकाल के दिखाऊंगा करके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आज इस मुल्क के अंदर मुसलमान लीडर तो आपको मिल जाएंगे जो अपने जाती मफाद के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जो उम्मीदवार
हमारे सरवर आलम साहब के विरोध में खड़े हुए हैं। मुझे पता चला है कि दलाली का काम, गुंडागर्दी का काम उनके जितने लोग हैं, मैं मास्टर साहब को कहना चाहता हूं, आपके साथ तो चंद गुंडे घूमते होंगे, हमारे खिलाफ तो पूरी हुकूमत रहती है। हम उनसे डटकर भिड़ते हैं, हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक डरे नहीं। तो आप किस खेत की मूली है? जब तक अच्छे रहे तो अच्छे, वरना मौसम बिगड़ गया तो फिर हमें कहना नहीं भैया। हाँ? फिर उनको ये बोल देना कि शाहरुख खान का एक डायलॉग है, हम जरा से शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। ये अच्छी तरह से समझ ले मेरे भाई, एक एक वोट बहुत मायने रखता है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है आपको समझना होगा। आज इस मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी की अगर हुकूमत पिछले 3 टर्म से आ रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक कोई गुजराती आदमी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए अमेरिका गया हुआ है, लंदन गया हुआ है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो इलेक्शन के दिन टिकट खरीद के अपने पूरे परिवार के साथ आता है, यहां पर भाजपा को, नरेंद्र मोदी को वोट डालकर वो दूसरे दिन वापस चला जाता है। और हम हैं कि पोलिंग बूथ करीब में है, लेकिन हमारी सोच कि नहीं, अगर मैंने नहीं दिया तो क्या होगा, इतने सारे लोग तो लगे हुए हैं, कौन जाकर लाइन में खड़े रहेगा। मैं मेरी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर ये अपील कर रहा हूं, ये जो जितने लड़के हैं, आपके शौहर है, इलेक्शन के दिन सुबह उठेंगे ये और रोजमर्रा की तरह बोलेंगे चाय बनाओ, तो बोलना चल पहले जाके पतंग को वोट करके आ तो चाय दोगी। उस दिन चाय नहीं देना। हाँ, हंसिए मत, आपको भी नहीं मिलने वाली है चाय, बेफिक्र रहिए। पहले आप वोट डाल के आइए, फिर नाश्ता चाय जो खिलाना है भरपूर खिलाइए उन्हें। बस 11 तारीख के दिन आपको किस पे मोहर लगानी है? पतंग उड़ाते कैसा? बस एक बात आप समझ लें कि 11 तारीख के दिन सिर्फ आप लोग वोट करेंगे, लेकिन सारा हिंदुस्तान आपके लिए दुआ करेगा मेरे भाई, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। 14 तारीख के दिन ये जश्न सिर्फ कोचाधामन या बिहार की वो सीटें नहीं जहां पर मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को खड़े करी है, हम अपने शहर के अंदर भी जश्न मनाएंगे। हिंदुस्तान के हर उस शहर के अंदर जहां पर मजलिस को और असदुद्दीन अवैसी साहब को चाहने वाले लोग हैं, उन्हें भी जश्न मनाने का मौका आप लोगों को देना होगा मेरे भाई, आप लोगों को देना होगा। हमने अरे गैरे हर एक का साथ दिए हैं, इस बार मजलिस का साथ आपको देना है। एक सरवर आलम साहब जीतेंगे, एक एमएलए, लेकिन आपको मालूम है कि उसका असर क्या होता है? उसका असर यह होता है कि जीत सरवर आलम साहब को मिलेगी, लेकिन बोलने की ताकत अख्तरुल ईमान साहब की बढ़ेगी इंशाअल्लाह, लड़ने की हिम्मत अख्तरुल ईमान साहब की। और सबसे बड़ी बात, जब पार्लियामेंट के अंदर मीडिया वाले असद साहब को देखकर आएंगे तो असद साहब का भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि कोचाधामन की आवाम ने मेरा साथ दिया है करके। उसमें मेरे भाई, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश कर रहा हूं, हम बिखर जा रहे हैं, हम बढ़ जा रहे हैं, हम बिक जा रहे हैं। इलेक्शन के वक्त मुझे मालूम है कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिसके पास हराम की दौलत है, बेईमानी की दौलत है, वो ये समझता है कि मैं जाऊंगा इलेक्शन से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये नौजवानों में पैसा बांटूंगा, इन्हें खरीद लूंगा। लेकिन उनको कहना चाहता हूं, मास्टर साहब, पैसा कितना भी हो जेब में, बाजार आपके पास भरा हुआ है,
कितना भी हो पैसा, कभी आपने सुना है कि उन पैसों से जाकर बाजार से शेर के बच्चे खरीदे जा सकते हैं? बिकने वाले अगर है तो हां, कुत्तों को भी मार्केट सस्ती है। अच्छी अच्छी ब्रीड के कुत्ते अगर पैसे देकर आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोचा धामन का एक भी मेरा नौजवान ऐसा नहीं है जो पैसों से बिकने वाला, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर के बच्चे हैं। और बिल्कुल इलेक्शन के दिन शेर बन के बाहर निकलना इंशाअल्लाह। बहुत आते चिल्लर चालर छोटे मोटे, इनको कैसा संभालने का है ये सब समझ जाएगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग निकलिए, आप लोग वोट करिए और मजलिस को कामयाब करिए। बस इसलिए बस जाते जाते वो बात जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम मुमालिक में जिसकी चर्चा हुई, वो नारा मैं आपके साथ लगाना चाहता हूं। और वही नारा सुनकर इनके पेट में तकलीफ हो जाती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, दोनों हाथ ऊंचा करके तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पतंग निशानी है 5 नंबर पे। मेरी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, ईवीएम मशीन होती है 1 2 3 4 5। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जरूरी ऐलान, कल 2 बजे से 5 बजे तक भीषम सिंह भिशनपुर में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मौजूद रुकन पार्लियामेंट का जलसे आम है। इस जलसे आम से बैरिस्टर साहब के अलावा इम्तियाज जलील साहब,